बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी अपडेटेड बुक के मुताबिक जो ऑफिशियली अभी वेबसाइट पे भी आपकी ई बुक मौजूद है, उससे आप मुझसे खरीद सकते हैं, मार्केट से भी आपने ले ली होगी। तो आज हम यूनिट 6 की एक्सेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए अपना आज का वीडियो लेक्चर आप शुरू करते हैं। द इक्विंग ग्रीन है, एक्सरसाइज है। और ये देखें राइट साइड पे आपकी ओरिजिनल बुक भी हमने ओपन की हुई है। ये देखें रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि पढ़िए और तनकीदी सोचें या तनकीद सोच के बारे में है। ए आंसर, ए पार्ट इसका है, इस क्वेश्चन का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब सवाल के जवाब दें। नोट्स हमने साथ साथ रखे हुए हैं ताकि आपको नोट्स से बड़े इजी वे में हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, और तो भी हम स्टडी कराते हैं, पर नोट्स करवाते हैं, मीनिंग बताते हैं, और जो टर्म मुश्किल होती है वो भी आपको गाइड करते जाते हैं। तो इस तरह उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट वे में आप समझने का, घर बैठे जो स्टूडेंट बैठे हैं, आम स्टूडेंट्स हैं या अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पिंग हम गाइड लेके आ रहे हैं। इनके नोट्स भी मौजूद हैं जो फ्री में हम दे रहे हैं, जो जो लेक्चर हम यहाँ कर रहे हैं, और उनके नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आपको कांटेक्ट में आखिर में देते हैं, वो भी मंगवाते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स से भी। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि हौसला अफजाई करता रहा करें, फीडबैक देते रहा करें। कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती, इसमें हमें कोई खामी नजर आए, कोई एरर नजर आए, ह्यूमन एरर, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आप काइंडली हमें फीडबैक दे दिया करें, तो हम उस हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका एड्रेस करते हैं। व्हाट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विन ग्रीन। देखो, एक्टिविटी सरगर्मियों को कहते हैं, टेकिंग प्लेस वकूफ पजीर होना या जारी होना। इक्विन ग्रीन गूंजता हुआ सब्ज रंग या सब्जाजार, जो पार्क वगैरह था, जो सब्जा था, जो इक्विन आपने पढ़ा हुआ है द इक्विन ग्रीन में, तो उस हवाले से गूंजते हुए सब्जाजार पर कौन सी सरगर्मियां जारी हैं। तो हम हमेशा की तरह अपना एक आंसर एक लिखा हुआ है, तो आइए इसको पहले रीड आउट कराते हैं, फिर इनका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं जी। Children are joyfully running, playing, and laughing on the echoing green. Birds are chirping melodiously in the trees, and the sun is shining brightly in the sky. The elderly sit peacefully under the oak tree, observing the cheerful scene with fondness. The atmosphere reflects harmony between nature and human life. जी, ये हमने आंसर दे लिया हुआ है। जॉयफुल मना खुशी से, खुश खुश, लाफिंग हंसना, मेलोडियसली यानी कि बड़े खूबसूरत आवाज में, खुश अलहान कहते हैं। पीसफुली आराम से, चेयरफुल खुश खुश, अक्कासी करना रिफ्लेक्स से, हारमोनी आमायगी कहते हैं, एटमोसफेयर फिजा कहते हैं, अब्जर्व या मुशाहिदा करना। बच्चे गूंजते हुए सब्जादार पर खुशी से दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। दरख्त में परिंदे खुश अलहान चहचहा रहे हैं, और आसमान पर सूरज रोशन तौर पर चमक रहा है। बुजुर्ग बलूत के दरख्त यानी कि ओक के नीचे, दरख्त के नीचे पुरसकून अंदाज में बैठे हुए ये खुश मंजर मोहब्बत से देख रहे हैं। ये माहौल फितरत और इंसानी जिंदगी के दरमियान हम आहिंगी की अक्कासी करता है। तो होपफुली ये पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस कर दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ब्लैक पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इन द पोएम। ठीक है जी। पोर्ट्रे होता है अक्कासी करना, पेश करना। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए आंसर वही ताल्लुक को कहते हैं, ह्यूमन लाइफ इंसानी जिंदगी। ब्लैक इस नज़म में फितरत और इंसानी जिंदगी के ताल्लुक को कैसे पेश करते हैं। तो आइए अपना डिजिटल टूल से पहले अनाउंस कराते हैं इसका आंसर, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। Blake presents nature and human life as deeply interlinked. Through images of children playing under the sun and among trees, he shows that joy comes from living close to nature. The presence of elders in this natural setting adds depth, showing that every stage of life finds meaning and peace in nature. जी, पीस मीनिंग एंड पीस यानी कि मानवियत कहते हैं इसको, मौनी, और पीस अमल कहते हैं। चिल्ड्रन बच्चे, इंटरलिंक माना ताल्लुक आपस में जो होता है गहरा, तमाम दरमियान होता है, लिविंग रहना। तो ब्लैक फितरत और इंसानी जिंदगी को एक गहरे ताल्लुक में बंधा हुआ पेश करते हैं, और बच्चों को सूरज की रोशनी और दरख्त के दरमियान खेलते दिखाकर ये जाहिर करते हैं कि खुशी फितरत के करीब रहने से हासिल होती है। इस कुदरती माहौल में बुजुर्गों की मौजूदगी नज़म में गहराई पैदा करती है, ये बताती है कि जिंदगी के हर मरले को फितरत में सुकून और मानवियत मिलती है। तो ये सेकंड भी हमने क्वेश्चन एड्रेस कर लिया। तो लेट्स रीड द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट रोल डू द ओल्ड फोक प्ले इन द सीन डिस्क्राइब्ड। हाउ डज देयर प्रेजेंस एड टू द पोएम्स मीनिंग। ठीक है जी, ओल्ड फोक के बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बूढ़े,
तो डिस्क्राइब में वजाहत करता है करना, मीनिंग मानी होता है, प्रेजेंस मौजूदगी बयान करता, मंजर बुजुर्ग क्या किरदार अदा करते हैं, उनकी मौजूदगी नज़म के मफहूम में क्या इजाफा करती है। तो आइए हम अपना आंसर हमने लिखा हुआ है सामने, आप नोट भी कर सकते हैं और हम इसको नोट करा लेते हैं जी। The old books serve as a symbol of memory, experience, and the passage of time. They observe the children playing and recall their own childhood. Their presence creates an emotional connection between the past and present, adding depth to the poem and emphasizing the continuous cycle of life and joy. जी तो क्या है जी, इसका पहले इमोशनल जज्बाती को कहते हैं, प्रेजेंस मौजूदगी को कहते हैं, रिकॉल मजा दोहराना याद करना, मेमोरी यादाश्त होती है, यादें एक्सपीरियंस तजर्बा है, पासेज ऑफ टाइम वक्त का गुजरना चाइल्डहुड बचपन को कहते हैं, कंटिन्यूस मुसलसल साइकिल दायरा होता है, एम्फसाइजिंग जोर देते हुए बुजुर्ग यादाश्त तजर्बे और वक्त के गुजरने की अलामत का पेश किए गए हैं, वो बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं और अपना बचपन याद करते हैं, उनकी मौजूदगी माजी और हाल के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक कायम करती है, नाज में गहराई गहराई पैदा करती है और जिंदगी व खुशी के तसत्तुर के दायरे में को उजागर करती है। ठीक है जी, ये हो गया जी क्लियर। थर्ड क्वेश्चन भी आपने कर लिया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिफ्ट फ्रॉम लाइवली लाइवली एक्टिविटी टू द क्विटनेस एज द पोएम प्रोग्रेस। ठीक है जी, जानदार लाइवली कहते हैं जानदार को। ठीक है, एक्टिविटी माना सरगर्मी को कहेंगे, विटनेस खामोशी को कहेंगे, प्रोग्रेस माना जो हाँ, बढ़ना आगे जलना। नजम के आगे बढ़ने के साथ जानदार सरगर्मी से खामोशी की तरफ मुंतकली की क्या अहमियत है, तो लेट्स रीड आउट थ्रू आवर डिजिटल टूल। आंसर हम हमारा देख लेते हैं, छोड़ लेते हैं। This shift symbolizes the natural cycle of human life from the energetic joy of childhood and youth to the calmness of old age and rest. As the sun sets, the children grow tired and return to their mothers, just like people slowly move towards rest with age. It reflects the inevitable flow of life. इनएविटेबल नागुजीर से कहते हैं बहुत लाजमी, लाइफ जिंदगी का साइकिल। तो टायर्ड थक के हो ना, ग्रो टायर्ड थक जाना, चिल्ड्रन बच्चे नेचुरल साइकिल दायरा, चाइल्ड बचपन को कामनेस खामोशी सुकून, तो सनसेट्स गरूब होना, मदद माए। तो ये तब्दीली इंसानी जिंदगी के फितरी दायरे की अलामत है, यानी बचपन और जवानी की पुरजोश खुशियों से बुढ़ापे और आराम की खुशी तक का सफर। जैसे सूरज गरूब होता है, बच्चे थक जाते हैं और माँ की गोद में वापस आते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान उम्र के साथ साथ आहिस्ता सा आराम की तरफ बढ़ता है। ठीक है जी, ये जिंदगी के नागजीर भाव की अक्कासी करता है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ माइट द इक्विंग ऑफ द ग्रीन सिंबलाइजिंग, इक्विंग यानी गूंजना, ऑफ द ग्रीन सिंबलाइज मेमोरी और कंटिन्यूटी बिटवीन जनरेशन। ये देखिए, तो इक्विंग कहते हैं गूंज को, सिंबलाइज माना क्या होता है जी, तो सिंबलाइज कहते हैं जी अलामत होना, अलामत। ठीक है, कंटिन्यूटी मुसलसल तसलसल, जनरेशन नस्लें, बिटवीन सब्जेदार की गूंज नस्लों के दरमियान याद या तसलसल की अलामत कैसे हो सकती है। तो आइए, हमारा आंसर लिखा हुआ है तो रीड आउट करवाते हैं। The echoing of the green symbolizes the passing down of joy and traditions across generations. The sound of children's laughter echoes the joy once experienced by the elders. This echo connects the present with the past and highlights how memories and emotions continue to live on through time. तो जनरेशन नस्लों को कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड तजर्बाकार, सिंपल थ्रू टाइम वक्त में से, इमोशन जज्बात होते हैं, मेमोरी यादाश्त होते हैं, सब्जेदार की गूंज नस्लों के दरमियान खुशियों और रिवायात के मुंतकिल होने की अलामत है। बच्चों की हंसी के बाद उन खुशियों की गूंज है जो बुजुर्गों ने अपने बचपन में महसूस की थी। ये गूंज हाल को माय से जोड़ती है और ये जाहिर करती है कि यादें और जज्बात वक्त के साथ साथ जिंदा रहते हैं। तो हमने अपना ये पांचवा क्वेश्चन भी देख लिया, आंसर भी देख लिया। अब हम मूव कर रहे हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द इमेजरी यानी तस्वुरात या तस्वीरी जो खाके होते हैं इन द फॉर्म कंट्रीब्यूट टू द टोन एंड मूड ऑफ द सीन डिपेक्टेड, लहजा और मिजाज। ठीक है जी, लहजा किसे कहते हैं, टोन है, और मिजाज जो है मूड है, सीन में नज़ारा मंजर, इमेजरी तस्वुरात होते हैं, तस्वुर नज़म में मौजूद तस्वीर कुशी या तस्वुरात्री जो मंजर है के लहजे और मिजाज में किस तरह किरदार अदा करती हैं। तो जवाब आइए इसको ही नोट कराते हैं। The vivid imagery of bright sunshine, birds, green fields, and playing children creates a joyful and lively tone in the beginning. As the day ends, the tone becomes peaceful and reflective.
This shift in imagery enhances the emotional experience and mirrors the transition of light from energy to calmness. एनर्जी टू कामनेस यानी कि तवनाई इसकी सुकून की तरफ, पीसफुल और सुकून, रिफ्लेक्टिव आकाशी, बिगनिंग शुरू, सनशाइन सूरज की रोशनी। नज़र में सूरज, रोशन सूरज चाहते परिंदे, सब्ज खेत और खेलते बच्चों की जानदार तस्वीर कशी यानी कि विविड इमेजरी आगाज में एक खुशगवार जिंदा दिल लहजा पैदा करती है। जैसे 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 दिल ढलता है, लहजा पुरसुकून और गौर फिक्र वाला होता है, हो जाता है। ये तस्वीरी तब्दीली नज़म की जज्बात इसको बढ़ाती है और जिंदगी तमन्ना से सुकून की तरफ मुंतकिली की अक्कासी करती है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने देख लिया। इन व्हाट वेज डज द पोएम रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ इनोसेंस एंड द पासेज ऑफ टाइम। ये देखें, ये 7th क्वेश्चन है। तो नज़म मासूमियत, वक्त के गुजरने के मौजूद को किन तरीकों से जाहिर करती है। तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं आंसर को। The poem reflects innocence through the carefree play of children, their laughter, and their freedom. It shows the passage of time through the presence of elders remembering their youth and the setting sun marking the end of the day. These elements together symbolize the journey of life from beginning to end. जी, बिगिनर टू एंड, शुरू से आखिर तक, फ्रीडम आज़ादी कहते हैं, इनोसेंस मासूमियत है, केयर फ्री बेफिक्री की जिसे कहते हैं, और प्रेजेंस मौजूदगी, नज़म मासूमियत को बच्चों के बेफिक्री से खेलने, उनकी हंसी, उनकी आज़ादी के जरिए जाहिर करती है। वक्त के गुजरने को बुजुर्गों की मौजूदगी जो अपना बचपन याद करते हैं, और सूरज के गरूब होने जो दिन के अख्ताम की अलामत है के जरिए दिखाया गया है। ये तमाम असर जिंदगी के आगाज से अख्ताम तक के सफर की अलामत है। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड द 8th एंड फाइनल क्वेश्चन इसका, इस पार्ट का। How might the poem be interpreted as a reflection on the cycles of life and the natural world। ये देखें ये नोट्स में मौजूद है। तो इंटरप्रेटेड में यहाँ कह सकते हैं तशरीह करना, देखना, रिफ्लेक्शन अक्कासी, और सेकंड जिंदगी का दायरा है, नेचुरल वर्ल्ड कुदरती दुनिया। नज़म को जिंदगी और कुदरती दुनिया के दायरों की अक्कासी की तरफ कैसे देखा जा सकता है। तो लेट्स रीड आउट थ्रू आवर टीचर। The poem can be seen as a reflection of the life cycle starting from childhood through youth and ending in old age and rest. This is mirrored by the natural cycle of the day, from sunrise to sunset. It shows how human life flows in harmony with nature's rhythm, emphasizing continuity and balance. कंटिन्यूटी, तसलसल और बैलेंस, तवाजुन को कहते हैं। सनसेट सूर्य गरूब होना, सनराइज तलू होना, चाइल्डहुड बचपन को कहते हैं जी। थ्रू में से रिफ्लेक्ट अक्कासी है, और इस नज़म को जिंदगी के दायरे के पर देखा जा सकता है जो बचपन से शुरू होकर जवानी से गुजरता है और बुढ़ापे और आराम पर खत्म होता है। ये अमल दिन के कुदरती दायरे यानी तलू आफ्ताब से गरूब आफ्ताब तक की सूरत में भी ज़ाहिर होता है। ये ज़ाहिर करता है कि इंसानी जिंदगी फितरत की ताल्लुक से हमहंगी में रवानवा तसल्सल व तवाज़ुन को उजागर करता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये हमने क्वेश्चन एड्रेस कर दिए हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है वोकेबुलरी एंड ग्रामर, अल्फाज और ग्रामर। तो इसके हम अब पार्ट्स देख लेते हैं। ए है जी, चूज 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द इक्विंग ग्रीन, ठीक है जी, दैट वर अनफेमिलियर टू यू, फॉर ईच वर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं और हमने थोड़ी 3 अल्फाज अपनी तरफ से चुनने हैं जो नए लगे, उनकी पहले डेफिनेशन देनी है, हमने तारीफ करनी है उसकी, और फिर हमने उसको उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो ये है द इक्विंग ग्रीन में से 3 नए अल्फाज बन सकते हैं जो आपके नावाक हो, जिससे आप इनके मालूम ना हो, हर लफ्ज के लिए मुदद्दल मालूमात फराहम करें। तो ये आंसर है जी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द इक्विंग ग्रीन जो हमारे नोट्स में है, गूंजता हुआ शब्दार्थ से 3 नए अल्फाज। तो पहला है गूंजता हुआ, वर्ड है इक्विंग हमने चुना, डेफिनेशन तारीफ जो आप अपनी तरफ से भी चुन सकते हैं। रिपीटिंग साउंड काज विद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, आवाजों की लहरों की आकाश में से आवाज को दोहराना, जो आवाज बार बार गूंज रही होती है, आपको पता है ना, गूंज पैदा होना, रिपीट होना, तो ये उसका सेंटेंस है, जुमला। द चिल्ड्रंस लाफ्टर वाज इक्विंग थ्रू द ग्रीन फील्ड, बच्चों की हंसी सब्ज मैदान में गूंज रही थी। ये आपने फिक्रा भी बना दिया। ये पहला हमारा हो गया वर्ड। तो हमने सेकंड फिर वर्ड है इसी तरह, ये देखें वर्ड सेकंड, डेफिनेशन सेंटेंस, खेल सपोर्ट, डेफिनेशन इन ओल्डर यूजेस इट मींस प्लेफुल एक्टिविटी और फन, नॉट जस्ट कम्पिटिटिव गेम। पुराने इस्तेमाल से मतलब खेल कूद की सरगर्मी या तफरीह है, ना कि सिर्फ मशक्कती खेल, यानी कि ये आपस में नहीं था, उसका मतलब फन भी होता था पुराने उसमें, तो एक्टिविटी थी। ये हमने डेफिनेशन देख ली। सेंटेंस क्या हुआ, द चिल्ड्रन वर एंगेज इन सपोर्ट अंडर द वार्म सन। वार्म सन माना तेज धूप या तेज सूरज में, रोशनी में, बच्चे तेज धूप में खेल कूद में मशगूल थे। ये सेकंड हमने भी वर्ड को लिख लिया, डेफिनेशन और सेंटेंस भी। थर्ड है जी वर्ड डेसेंट, उतरना,
उतराई, एसेंट जैसा चढ़ाई होती है तो ये उतराई होती है, उतरना भी कहते हैं डेफिनेशन। तो मूव डाउनवर्ड, कम डाउन फ्रॉम ए हायर प्लेस, नीचे की तरफ जाना या ऊंची जगह से नीचे आना। ये हो गया हमारी डेफिनेशन, और इसका सेंटेंस भी हमने बनाया हुआ है। एज द डे एंडेड द सन बिगेन टू स्लो डिसेंड, ये सेकंड वर्ब यूटिलाइज हुआ, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे ही दिन खत्म हुआ, सूरज ऐसा था गरूब होने लगा। तो ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट इस वोकेबलरी एंड ग्रामर क्वेश्चन का हो गया। सेकंड जी चलते हैं हम, जो कि इस वक्त बी पार्ट है इसका। कंपेयर द मीनिंग द वर्ड, जी कंपेयर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड यूज इन द पोम, राइट डाउन द डिफरेंट कनोटेशन दैट ईच वर्ड कैरीज। तो ये देखें, मीनिंग को कहते हैं जो पोएम में यूज है उनके मानी को कंपेयर करें। और हमने जो डिफरेंट कनोटेशन, जो मफहूम लिए जाते हैं, जो एक लिटरली मीनिंग होता है जो डिक्शनरी वगैरह का, उससे हटकर कनोटेशन का मफहूम, तो ईच वर्ड का वो क्या कैरी करता है उस पे उसको लिखना है। ठीक है जी, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है इनका मुआवजा करें, और इस तरह फिर हम वर्डों को अलग अलग कर लिया है। तो ये देखें, हमने ये वर्ड मेरी वर्सेस जॉयफुल है, बल्कि ये दिए गए हैं तो मैरी का लिखा, जॉयफुल का। इस तरह वर्ड्स वेरी वर्सेस टायर्ड है, इक्विंग वर्सेस रिजॉर्डिंग, इनमें जो थोड़ी सी डिफरेंस है और उस हिसाब से देखते हुए लिखे। तो वर्ड मैरी वर्सेस मैरी क्या, खुशवफरा रेफर टू द बीइंग cheerful एंड लाइट हार्टेड एंड प्लेफुल वे ऑफन यूज फॉर सेलिब्रेशन एंड ग्रुप हैप्पीनेस, यानी कि हल्के फुल्के खेल कूद के अंदाज में खुश रहने से इसको मुराद दिया जाता है। ये तो हो गया मीनिंग। लेकिन इसका अक्सर जो है ना, ये कनोटेशन में क्या लिया जाता है, तकरीबात और ग्रुप की खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कनोटेशन जो मफहूम है ये भी हो सकता है, जॉयफुल खुशी से भरपूर, ए डीपर मोर हार्ट फिल्ड हैप्पी, ये ज्यादा गहरी ज्यादा दिली खुशी हो, ये जाती और रूहानी हो सकती है। इट कैन बी पर्सनल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि ये जरा डीप उसको जाहिर करता है। तो आइए इनका हम सेंटेंस भी बना लेते हैं, मकसद देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द बेल रहेंगे बैरिटोन, घंटी ने खुशी का नगमा बजाया। देखिए ये खुशी को इजहार कर रहे हैं, मैं ट्यून बजा, जो आपकी सुर है, ताल है, खुशी का नगमा है। द मदर वॉज जॉयफुल एट हर चाइल्ड, ये ओवर ज्यादा होना, माँ अपने बच्चे का जो खुशी सरशार होना, ये नॉर्मल उसको इजहार कर रहा है, ये उसकी ज्यादा पुरजोश और ज्यादा है। माँ बच्चे की, अपने बच्चे की कामयाबी खुशी से सरशार थी। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी, वर्ड द वेरी वर्सेस टायर्ड, वेरी होता है निढाल, टायर्ड ड्यू टू लॉन्ग एफर्ट टू आर इमोशनल एग्जॉशन, यानी कि थकावट जो होती है, बहुत ज्यादा काम जो आप एफर्ट कर रहे हो उस वजह से, हैज ए सेंस ऑफ बीइंग डेड, जैसे मतलब थक कर चूर हो चुका हो, ये वेरी उस माने में लिया जाता है। तवील कोशिश, जज्बाती तरह वैसे थक गए थे, थकावट का एहसास है, तो उस हिसाब में ये कनोटेशन लिया जाता है। अब टायर्ड क्या है जी, जनरल फिजिकल फिटीग, आम जैसे थोड़ा बहुत थक जाना खेल कूद के बाद, उसको अगर आराम करें तो वो आराम से के साथ हल की जाता है, कैन बी रिजॉल्व विद रेस्ट। तो इसको उस मीनिंग में हम ले सकते हैं कनोटेशन। तो एग्जाम्पल देख रहे, द ओल्ड मैन सैट डाउन, पास्ट इंडेफिनिट फिल्म आज, मतलब कि ये वर्ल्ड है तो बूढ़ा आदमी बैठ गया। वेरी फ्रॉम द डेज लवाक, यानी कि दिन की चहलकदमी के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है, बुजुर्ग आदमी है, थका वैसे कमजोर है, तो वो निढाल हो जाना, जैसे बूढ़ा आदमी दिन में चहल निढाल होकर बैठ गया। शी फील टायर्ड आफ्टर रनिंग द रेस, दौड़ के बाद वो थक गई थी। तो ये उसने दौड़ लगा रही है, तो वो यंग नौजवान है, तो थोड़ा सा आराम के बाद सेट हो जाएगी। तो इससे आपको इनका कनोटेशन को भी समझने में आसानी होगी, मीनिंग भी हमने देख लिए, कनोटेशन मफहूम भी आप समझ रहे हैं साथ साथ। होपफुली आपको बड़े आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। थर्ड है जी, इक्विंग वर्सेस रिजोर्डिंग, इनमें क्या डिफरेंस है, और कनोटेशन भी थोड़ा सा आपको साथ साथ मिल रहा है। कनोटेशन क्या है, क्योंकि डिनोटेशन होता है जो लिटरली मीनिंग है, और कनोटेशन होता है जो ये हमारा जो मफहूम अक्स करते हैं। इक्विंग मफहूमी मतलब होता है, रिजोर्डिंग। तो इक्विंग वर्सेस इक्विंग, गूंजता हुआ या गूंजती हुई, साउंड दैट रिपीट्स और रिफ्लेक्ट्स बैक आफ्टर हिटिंग सर्वे, आवाज जो सत्ता से टकराने के बाद दोबारा आती है, आकाशी कर दिया। ठीक हो गया। रिसाउंडिंग क्या होगा, गूंजदार, ए वेरी लाउड, बहुत ज्यादा आवाज आना। ये इक्विंग कम मतलब कानों को जरा भली भी लग सकती है, लेकिन गूंजदार आवाज, जैसे कोई बर्स्ट हो जाए, गूंज हो जाए, बहुत ज्यादा गूंज हो, बल्कि बर्स्ट तो नहीं कहेंगे, बल्कि बहुत ज्यादा गूंज आ रही है, वेरी लाउड क्लियर सो दैट फिल्स स्पेस, जो जगह को भर देती है, बहुत बुलंद और वाजतर आवाज जो पूरे माहौल में सुनाई दे। एग्जाम्पल, अब देखें जी, द हिल्स वर इक्विंग विद लाफ्टर, पहाड़ियां हंसी से गूंज रही थी, ऐसा छोटी छोटी गूंज, थोड़ी सी प्यारी आवाज गूंजनुमा आ रही हो। रिसाउंडिंग क्या होता है, रिसाउंडिंग चीयर ऑफ द क्राउड फील्ड, अब स्टेडियम में तो जो बहुत ज्यादा पूरा स्टेडियम भर दे, तो जैसे आप तमाशाई क्रिकेट मैच अगर आपने देखे हो या टीवी पे देखे हो, तो बहुत ज्यादा शोर होता है, गूंज आ रही होती है, तमाशाइयों की गूंजदार आवाज खुशी से गूंजदार खुशी से स्टेडियम भर गया।
तो ये हो गया जी हमारा ये पार्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो तशबीहाती यानी कि फिगरेटिव अलामती तशबीहाती जबान, और लिटरेरी अदबी वसाइल भी कहते हैं, तरीके भी कहते हैं, आले भी कहते हैं इसको। तो पहला पहला हम देख लेते हैं पॉइंट है जी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड। नज़म शख्सियत निगारी पर की एक मिसाल तलाश करें और उनकी वजाहत करें, निज़ाम के मजमूई मिजाज में क्या मिजाज में कैसे हिस्सा डालती है। तो ये एक किस्म का क्वेश्चन पूछा गया ओवरऑल, तो हमने एक आंसर भी दिया है। तो आइए इसको पहले रीड आउट करते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन भी देखते हैं। An example of personification is: the sun does arise and make happy the skies. Here, the sun is given human qualities, as if it has the ability to make the skies happy. This personification creates a cheerful and lively mood at the beginning of the poem, symbolizing a fresh start and a joyful day. शख्सियत निगारी पर्सन एक मिसाल है, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, यानी कि सूरज तलू होता है और खुश आसमानों को खुशी से भरता है। इसमें सूरज को इंसान जैसी सफात दी गई है। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन होता भी यही है कि इंसानों जैसी खसूसियत क्वालिटी की किसी जानदार या चीजों की या किसी चीज की उससे तशबीह देना, जैसे वो आसमान को खुश कर सकता है। ये शख्सियत निगारी नज़म के आगाज में खुशगवार दिल माहौल पैदा करती है, जो एक तारा दिन की शुरुआत और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी, ब्लैक यूजेस इमेजरी एक्सटेंसिवली, चूज टू विविड इमेजेस फ्रॉम द पोएम, एक्सप्लेन देयर अफेक्ट ऑन द रीडर। यानी इमेजरी तस्वुरात मंजर निगारी को कहते हैं, एक्सटेंसिवली बना भरपूर तरीके से, ज्यादा तरीके। दो हमने वाजे तौर पर जो जानदार के मनाजिर चुनने हैं पोएम से, फ्रॉम द पोएम, और उसको एक्सप्लेन करना है कि रीडर पर उसका क्या अफेक्ट है। ब्लैक नज़म में, ये ब्लैक विलियम ब्लैक है, ठीक है जी। नज़म में मंजर निगारी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नज़म में तो दो जानदार मुंतखब करें, उनके कारी पर असरात की वजाहत करें। तो आइए इनके जो पॉइंट है, तो पहला, the sun does arise. This image brings warmth and light into the reader's imagination, suggesting a beautiful morning full of hope. वार्मथ कहते हैं गर्मी को, रोशनी को, लाइट कहते हैं रोशनी को, ठीक है जी। तो ये मतलब कारी के जरिए में रोशनी और गर्मी लाता है, एक उम्मीद भरी खुशो सुबह का तस्वर पैदा करता है। सजेस्टिंग ए ब्यूटीफुल माने फुल हाफ ऑफ, इसका मतलब है ये तस्वर जो सुबह की उम्मीद भारी होती है उसका ये तस्वर है। सेकंड क्या है जी, ऑन द इक्विंग ग्रीन दिस इमेज इवोक्स अ साउंड ऑफ लाफ्टर एंड गेम्स, पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। ऑन द इक्विंग ग्रीन ये मतलब कहकू और खेलों की आवाज जहन में लाता है, और आवाज और एक खुशहाल माशराती जिंदगी का नक्शा खींचता है। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट इज इमेजेस हेल्प द रीडर विजुअलाइज द सेटिंग एंड फील इमोशनली कनेक्टेड टू द सीन। ये तस्वीर कारी को सेटिंग तरतीब को देखने और मंजर से जज्बाती तौर पर मुंसलिक करने में मदद करती है। तो ये हमने आंसर इसका देख लिया। अब थर्ड पार्ट है, हाउ इज सिंबलिज्म, यानी कि अलामतें या अलामत यूज्ड इन, जिसे अलामत निगारी कहते हैं, द पोम, व्हाट माइट द ग्रीन, यानी कि सिंबलाइज बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, यानी कि जो डिक्शनरी मतलब होता है, जो मेन मीनिंग है, तो उस हिसाब से है। नज़म में अलामत निगाह सिंबलिज्म कैसे सवाल, द ग्रीन यानी कि वर्ड है जो यूजर अपने हकीकी मतलब के अलावा, यानी लिटरल मीनिंग के अलावा क्या जाहिर करता है। तो आइए इसको रीड आउट कराते हैं अपने टीचर टूल से आंसर को। The green symbolizes more than just a grassy field. It represents youth, innocence, harmony with nature, and the cycle of life. As the poem moves from morning to evening, the green also symbolizes the stages of life from childhood to old age. साहब सिर्फ घास के वजह से कहीं ज्यादा की अलामत है। ये जवानी मासूमियत फितरत के साथ महंगी और जिंदगी के दायरे की नुमाइंदगी करता है। जैसे नज़म सुबह से शाम की तरफ बढ़ती है, गरीब जिंदगी के मरायल बचपन से बुढ़ापे की तरफ नुमाइंदगी करता है। तो फॉर्म में आप पहले भी इसको देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ द सिंपल सॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम ऑन द टोन ऑफ द पोएम। साधन नगमन व साख जो है और काफी की तरतीब नज़म के अंदर टोन पर क्या असर डालती है। आइए इसको पहले रीड आउट कराते हैं आंसर को, फिर इसका ट्रांसलेशन उर्दू का समझते हैं। The simple, repetitive, song-like structure with regular rhyme, like AABB, creates a gentle, musical tone. It mirrors the innocence and playfulness of children. The structure also makes the poem feel like a lullaby or a nursery rhyme, adding to its charm and emotional appeal. जी, ये क्योंकि आपने जो भी स्ट्रेंथ देखा है तो उसकी
ABBCC, इसी तरह दो दो वर्ड उसके आखिर में काफिया बांध रहे हैं, तो इसलिए इसकी रैमिंग स्कीम है। तो इसी तरह ललोबाई लोरी जैसे देती है, लोरी दी जाती है, उसको ललोबाई कहते हैं। नर्सरी राइम्स क्या होता है जी? बच्चों की नज़म। ठीक है जी, बाकायदगी से नज़म, जैसे ABB के साथ सादा तकरार, गाने जैसे साख्त, एक नर्म मूसीकी का लहजा पैदा करती है। ये बच्चों की मासूमियत और शौकी की नक्काशी करती है। नज़म एक लोरी या बच्चों की नज़म की तरह महसूस है, जो उसकी दिलकशी और जज्बाती कशिश को बढ़ाती है। तो ये क्लियर हो गया जी। और नेक्स्ट है जी, फाइंड एन एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन, जिसे तकरार कहते हैं, इन द पोएम, हाउ डज इट इनहांस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइन। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आप सामने देखें। ये लास्ट वाला है जो पॉइंट है, ये हम कर रहे हैं। फाइंड एग्जांपल अलिट्रेशन इन द पोएम, हाउ डज इट इनहांस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइन। हरूफ अलिट्रेशन, नज़म में अलिट्रेशन, अलिटीरेशन, हरूफ की तकरार एक मिसाल है, ये नैनू के मूसीकी बयान में कैसे सरल अंदाज करती है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं जी। लाइन फ्रॉम आपने ली है, लाइन एक सतर ली है, नजम की एक सतर, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। तो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिशियन, सन एंड स्काई। देखिए एस आ रहा है, तो सेम जो हर्फ की तकरार आ रही हो तो उसको इलेक्ट्रिशियन भी कहते हैं। द लाइन, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, द रिपीटिशन ऑफ सॉफ्ट एस साउंड क्रिएट स्मूथ एंड म्यूजिकल रिदम। स्मूथ, हमवार और म्यूजिकल का मुस्कुराती रिदम पैदा करता, ताल मेल पैदा करता है, विच लीड टू द चेयरफुल एंड हार्मोनियस मूड ऑफ द पोएम। जो हार्मोनियस आपको पता है यहाँ बड़ा हम आहंग जो मिजाज है, इट इट मिमिक्स, यानी कि उसको नकल करना कहते हैं, मिमिक जो कॉपी करना होता है। द नेचुरल calmness ऑफ ए पीसफुल मॉर्निंग। ठीक है जी, पीसफुल मॉर्निंग, पुरअमन सुबह। तो तकरार की एक मिसाल सूरज और आसमान है, जिसमें सूरज तलू होता है, आसमान को खुश करता है। नर्म एस, यानी कि एस की आवाज की तकरार एक हमवार और उसी की ताल पैदा कर, जो नजर के खुशगवार और हमांग मिजाज में इजाफा करती है। ये एक पुरअमन सुबह के कुदरती सुकून की नकल नकल करता है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट पार्ट है जी। टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पोएट्री, यानी कि स्ट्रक्चर्स के अंदर साख्त को, जो ढांचे को, शायरी में इज़ाए कलाम, जमाने और यानी कि आल मुस्तकबिल, इस तरह के जो फेल हैं और जुमले के ढांचे की शनाख्त करें। तो सबसे पहले ये पूरी थ्योरी दी गई है, इसको रीड आउट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं जी। In poetry, identifying parts of speech, tenses, and sentence structures involves recognizing and analyzing the components of language used within the poem. This includes parts of speech, such as nouns, verbs, adjectives, etc., verb tenses, past, present, future, and sentence structures, simple, compound, complex, or compound complex. इस शायरी में इज़ाए कलाम, इसका ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। जबान या जुमले के ढांचे की शनाख्त में नज़म गदा इस्तेमाल और ज़बान के इज़ा को पहचानना और तजिया करना शामिल है। इसमें इज़ाए कलाम जैसे एस, फेल से सिफत वगैरह, फेल ज़माने, माजी, हाल, मुस्तकबिल और जुमले के ढांचे सादा, मुरक्कब, पेचीदे या मुरक्कब पेश शामिल हैं। तो ये बिल्कुल आपका, ये हमने ट्रांसलेट किया सिंपल। आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी कि इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट या मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन हम आप अपने नोट्स में इसका आंसर भी दे रहे हैं, पोएम से हम लोग, क्योंकि लिखा हुआ है, तो हम उठा रहे हैं एग्जाम्पल। नज़म में इज़ाए कलाम, ज़मान और जुमलों की साख को पहचानना। तो हमने अब आपके लिए आसानी के लिए कुछ पार्ट्स लिखे हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से पहला है, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज, लेट्स ब्रेक डाउन ए लाइन फ्रॉम द पोएम। ये जबान के बनते आए, नज़म से एक सतर तोड़ते हैं। लाइन फ्रॉम द पोएम हमने ली है, नज़म की एक सतर है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी, सके सूरज तलू होता है, आसमानों को खुश करता है, ये एक लाइन है। तो ये इसमें नाउन कौन कौन से हैं, या सन के यूज हुए, अफाल वर्ब्स कौन से, डज, अराइज, मेक, ये फेल है जो फिलहाल सादा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। एडजेक्टिव इसमें से हैप्पी है। डिस्क्राइब द नाउन को डिस्क्राइब कर स्काई को खुश आसमान के फेल बता रहा है। हरूफ तनकीद दी यूज हुआ हुआ यहाँ पे। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझने में आसानी होगी। अब अफाल के जमाने जो हैं वो कौन कौन से, पोएट्री ऑफन यूजेस प्रेजेंट टेंस फॉर ए विविड एंड इमीडिएट फीलिंग, यानी कि आमतौर पर प्रेजेंट टेंस को यूज कर रही है ताकि वो साफ और इमीडिएट एहसास पैदा हो। एग्जांपल जो लाइन है, द सन डज अराइज, सूरज तलू होता है, ये प्रेजेंट टेंस है, साफ ये जाहिर करता है कि वाकई भी हुआ है। एंड अदर लाइन हम ले रहे हैं इससे, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ का, बुजुर्ग जॉन हंसकर गम में भुला देता है। सॉरी, यहाँ पे भुला देना लिखना है हमने। ठीक है जी, अब मैं फिक्रे भुला देता हूँ। और ये अब क्या है जी, आल्सो प्रेजेंट टेंस, ये भी फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
आजकल फिर उनको जो मजो वक्त में अमल हो रहा है। नज़म में इस्तेमाल होने वाले जो टेंस यूज इन द पोएम कौन कौन से हैं? ज्यादातर मोस्टली प्रेजेंट यूज हो रहा है, सिंपल टेंस। एक जिंदा और मौजूद मूड पैदा करता है, क्रिएट लेवली एंड करंट मूड पैदा करता है। जो मूड आपको पता है, मिजाज पैदा करता है। एम्फेसिस द ऑनगोइंग साइकिल ऑफ नेचर एंड लाइफ, फितरत जिंदगी के जारी चक्कर पर जोर देता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एक सादा जुमले की मिसाल हम देख रहे हैं, एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। द बर्ड्स आर साइलेंट, ये सिंपल सेंटेंस आप भी पढ़ते हैं। परिंदे खामोश हैं। वन इंडिपेंडेंट इसमें क्लास होती है ये, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। यानी कि अब इसमें क्लास जो है इंडिपेंडेंट है, एक सिंपल है, और सब्जेक्ट और वर्ब यूज हो रहा है। सारा जुमला एक मुकम्मल ख्याल होता है, और परिंदे खामोश हैं, इसका ये ट्रांसलेशन है। एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंसेस की क्या एग्जाम्पल है वो बता रहे हैं। सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, सूरज तलु होता है और आसमान को खुश करता है। टू इंडिपेंडेंट क्लासेस है ये देखें। एंड ज्वाइंट बाई एंड, दो आजाद जुज्व जिसे कहते हैं और के साथ जोड़ी गई हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन कौन सी है? नॉट कॉमन इन ब्लैक, सिंपल स्टाइल। ब्लैक भी सिंपल स्टाइल में ये नहीं आमतौर वो यूज करते, बट दिस कुड बी अडॉप्ट, ये हो भी सकता है, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वाइल द चिल्ड्रन प्ले द ओल्ड फोक सेट अंडर द ट्री, ये देखिए इस तरह के जब बच्चे बूढ़े लोग दरख्त के नीचे बैठे थे। मान एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास, ये मिल जाए तो क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अगर ये ट्रांसलेशन है, बच्चे खेलते हैं जहाँ बुजुर्ग दरख्त के नीचे बैठते हैं। तो एक खुलासा हमने लिख दिया है कि किस तरह आपको इसका क्लियर करना है, वो तो एग्जांपल हमने समझाई है। लाइन फ्रॉम पोएम, पार्ट ऑफ सभी टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ये सन डज अराइज, सूरज तलु होता है, ये नाउन है। सन और वर्ब डज अराइज है, ये उर्दू हुई हुई है, इसमें फेल तलु होता है, प्रेजेंट टेंस है और सिंपल सादा। एंड मैक हैप्पी द स्काई, आसमान को खुश करता है। वर्ब मेक है, एडजेक्टिव हैप्पी है, नाउन स्काई है, ये इसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है, प्रेजेंट सिंपल फेल सादा, और ये सादा फिक्रा है। अब ओल्ड जॉन विद व्हाइट हेयर डज लाफ, नाउन जॉन है, वर्ब डज लाफ है, एडजेक्टिव वाइट है, प्रेजेंट सिंपल फिलहाल सादा है, और ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सादा है। तो ये अब वाइल द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, नाउन है, वर्ब प्ले, बच्चे फेल खेलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये पचीदा है। तो इस तरह के हमने कुछ कर दिया। इसका फायदा क्या होता है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अंडरस्टैंड क्यों करना जरूरी है, दीज एस्पेक्ट्स हेल्प एंड इन पहलू के समझने से मदद मिलती है। किन चीजों की? एनालाइज द टोन एंड मीनिंग ऑफ द पोएट्री, शायरी के लहजे और मानी का तजिया कर सकते हैं। अप्रिशिएटिंग द म्यूजिकलिटी एंड स्ट्रक्चर, मौसीकी और साख की तारीफ करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एंड क्रिटिकल थिंकिंग टास्क जो होते हैं, इम्तिहानात की तैयारी और तनकीद सोच के काम। इनहांसिंग योर ग्रामर और राइटिंग स्किल्स, अपनी ग्रामर और लिखने की महारत को बढ़ाना। तो ये था, ये हमारे थे कॉन्सेप्ट। तो आइए आइडेंटिफाई एंड लेबल द बोल्ड वर्ड, अगला है जी, आइडेंटिफाई एंड लेबल द बोल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंस एज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सभी। मिसाल के तौर पर इजी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच का बता रहे हैं कि हर जुमले में बोल्ड मोटे अल्फाज को जुज़ाए कलाम के मखसूस शनाख्त करें, लेबल करें। मिसाल के तौर पर एस्म फेल, एस्म सिफत, मुतल्लिक फेल, हरूफ राब्त, हर्फ जार, इसमें ज़मीर, हरफ निदाइया। तो इनको हमने देखना है कि कौन सा पार्ट है। ये देखें, चार क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने येलो हाईलाइट कर दिया है आंसर में, तो ये क्लियर हो जाएगा। पहला कौन सा फिक्र? द स्काई एक्कोर्ड विद लाफ्टर डिलाइट, विद लाफ्टर एंड डिलाइट। लाफ्टर में कह को, आसमान कह को खुशी से गूंज उठा। यहाँ पे इकोड जो है ये वर्ड है, ये पार्ट से वर्ड होगा। सेकंड फॉर्म वर्ब जो है पास, पास का फिक्रा है, पास इंडेफिनिट का फेल माजी मुतलक का। ओल्ड जोन वाज द चिल्ड्रन प्ले फ्रॉम इज द सीट बीनीथ द ट्री, बूढ़े जान ने दरख्त के नीचे अपनी सीट पर बैठकर बच्चों को खेलते देखा। वर्ड बीनीथ है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये प्रपोजिशन होता है हमेशा। देयर लाफ्टर वाज इन्फेक्शियस, ठीक है ना, असर अंगेज। स्प्रेडिंग जॉय, एक राह था फील, जैसे पूरे मैदान में खुशी फैल रही थी। वर्ड इन्फेक्शियस है, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है जी। अब चौथा क्या? ऑल दो द सन बिगेन टू सेट, द चिल्ड्रन वाल रिलेक्टेंट टू रीड, यानी कि हिचकिचाहट का शिकार। रिलेक्टेंट, अगर सूरज गरूब होना शुरू हो गया था लेकिन बच्चे मैदान छोड़ने में हिचकिचाहट का शिकार थे। तो ऑल दो है, वर्ड ऑल दो, पार्ट में कंजक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये क्या है? Identify the verb tense in each sentence, then write sentences in different tenses as indicated. तो हर जुमले में फेल का जमाना पहचाने, फिर दिए गए नए जमाने में जुमला तब्दील करें। पहले हमने देखना वर्ब क्या सा यूज हुआ है, और फिर जो बताया गया है उसी तरह हमने करना है। द चिल्ड्रन, उसी जमाने में चेंज करा। फर्स्ट है जी, द चिल्ड्रन प्ले ऑन द इक्विन ग्रीन, बच्चे गूंजते सब्जाजार पर खेलते हैं।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये देखें, ये आइडेंटिफाई का फेल मुतलक है। अब रीराइट किस में करना है जी? रीराइट करना है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, द चिल्ड्रन हैड प्लेड ऑन द इक्वल ग्रीन हो जाएगा। अब बच्चे कूदते सजा पर खेल चुके थे। सेकेंड है जी, बर्ड सिंग जॉयफुली एज द सन राइजेस, परिंदे सूरज तुलू होते खुशी से गाते हैं, ये भी सिंग आ गया। पर बर्ड्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फेल की पहली फॉर्म है, फेल आल मुतलक है। तो रीराइट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस लिखेंगे तो वेल भी होता है, और आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो परिंदे बर्ड्स वेल बी सिंगिंग जॉयफुली एज द सनराइजर्स, परिंदे सूरज तुलू होते ही खुशी से गा रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। अब हम आगे जा रहे हैं और आज का आखिरी पोर्शन है हमारा ई पार्ट है। तो उम्मीद है फिर हम एफ से नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। एग्जामिन ई सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इज सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स आर कंपाउंड कम्प्लेक्स। हर जुमले का जायजा लें और बताएंगे सादा है, सिंपल है, या मुरक्कब कंपाउंड पेचीदा कम्प्लेक्स, या मुरक्कब पेचीदा कम्प्लेक्स कंपाउंड का जुमला है, साथ में मुख्तलिफ वजाहत भी दें। समथिंग बताना है थोड़ा सा, ये क्या है, जस्टिफिकेशन देनी है हमने। ये देखें, ब्रीफली जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो इसको हमने कंपाउंड है तो इसको ब्रीफली हमने जस्टिफाई करना, वजाहत देनी है। तो आइए इनके जो थ्री हैं हम इनको पढ़ भी लेते हैं, आपको थोड़ा सा जो बताया गया है इसका टाइप कौन सी, जस्टिफिकेशन भी देनी है। द ग्रीन इज अलाइव विद लाफ्टर एंड द ट्रीज इको एवरी साउंड, यानी सब्जादार हंसी से गूंज रहा है और दरख्त हर आवाज की बात गूंज करते हैं। टाइप क्या जी? कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है जी। दोनों यानी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है ना, ये कंपाउंड हो गया। तो इसमें देख लेते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जो किसी के ताबे नहीं है, गैर ताबे मुकम्मल फिक्रे हैं। जस्टिफिकेशन क्या, ये जुमला दो इंडिपेंडेंट क्लास है, गैर ताबे और मुकम्मल, जो मुश्तमिल जो पीछे पढ़ चुके हैं तो उसको ये एक मुरक्कब जुमला कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। द ग्रीन इज अलाइव विद लाफ्टर, सब्जा से गूंज रहा है। ट्री इको एवरी साउंड, दो जुमले दरख्त आवाज की गूंज होते हैं। ये दोनों किससे मिले हुए? एंड के जरिए जो कंजक्शन है, इसलिए मुरक्कब जुमला है। सेकंड है व्हेन द सन सेट्स द चिल्ड्रन रिटर्न होम बट द मेमोरी लिंगर्स, बाकी रहती है। जब सुने करो तो बच्चे घर लौटे लेकिन याद बाकी रहती है, यादें बाकी रहती है, याद बाकी रहती है। तो ये आपका क्या, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, मुरक्कब पेचीदा जुमला है। वजाहत, इस जुमले में एक डिपेंडेंट ताबे जुमला है, अगर एक ताबे आ जाए और बाकी इंडिपेंडेंट हो तब ये मुरक्कब पेचीदा या कंपाउंड कम्प्लेक्स बन जाता है। व्हेन द सन सेट्स, और दो इंडिपेंडेंट है, यानी कि व्हेन द सन, जब सूरज तलू होता है। अब उसके बाद बताना होता है क्या वजह क्या होता है। तो और इसके बाद इंडिपेंडेंट, द चिल्ड्रन रिटर्न होम, बच्चे घर वापस आते हैं, एंड द मेमोरी लैंग्वेज, यादें बाकी रहती है। ये इंडिपेंडेंट क्लासेस है और ये डिपेंडेंट क्लास है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। ये बट से जुड़े हैं, इसलिए ये जुमला मुरक्कब भी और पेचीदा भी, बट से भी जुड़े हुए हैं, बट ये कंजक्शन के तौर पर यूज कर रहा है। आखिरी, द ओल्ड फोक स्माइलिंग सॉफ्टली रिमेम्बर देयर ओन यूथ। अब बूढ़े लोग आहिस्ता मुस्कुराते हुए अपने बचपन को याद करते हैं। टाइप क्या होगा? सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है। जस्टिफिकेशन क्या देंगे? ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है, इसलिए ये सादा जुमला है। जब भी इंडिपेंडेंट एक ही हो तो सिंपल होता है। ये फिक्रा है जैसे पुराने लोग अपनी याद को ताज़ा, द ओल्ड फोक रिमेम्बर देयर ओन यूथ। स्माइलिंग सॉफ्टली एक फ्रेज बाद मुकम्मल जुमला नहीं, इसलिए सादा जुमला है, ठीक है जी। तो इसलिए रिमेम्बर देयर द ओल्ड फोक स्माइलिंग सॉफ्टली, ये भी फ्रेज है, मुकम्मल जुमला नहीं है लेकिन सादा होगा, तो दोनों ये इसको सिंपल फिक्रा ही कहेंगे। तो इस तरह हमारा ये आज का लेक्चर एक एग्जाम पजीर होता है, लेकिन उससे पहले कांटेक्ट हमेशा की तरह आप अपने नोट्स बुक वास्ते हैं, फीडबैक दे सकते हैं bukhari@gmail.com ईमेल करके, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 032059664143 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कैंडी यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर हमारे पास आ रहे हैं। और इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम।